Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of assertion and region. In part first video, you have learned the top 5 of assertion region question that probably may ask in the upcoming examination. From session 2020-21, this is the session, ongoing session of 2020-21. Assertion and region play important role. So your practice should be better even over the assertion and region type question. As I have promised you that assertion and region type question may probably revised by me through the different video lecture. So this at that series, this is the part second video of assertion region type question. In this you will learn almost 5 to 10 questions and their expected answer. So let me back with the different assertion region एंड देयर एक्सपेक्टेड आंसर. देखो स्टूडेंट्स, जो असर्शन एंड रीजन में पहला सेंटेंस होता है वो असर्शन के लिए होता है. एक सेंटेंस होता है जिसका जो रीजन होता है वो उसी से कोरिलेट होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो सेंटेंस आपको मिलते हैं. एक को बोला जाता है ये असर्शन है और दूसरे को बोला जाता है ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो और ये जो बी वाला जो रीजन है ना ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो हमेशा ऑप्शन ए सही होता है. देखो, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये हमेशा ऑप्शन ए सही होता है. अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हो लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाता है. ठीक है, अब तीसरे स्टेटमेंट में आते हैं. यानी असर्शन अगर ट्रू हो रीजन फॉल्स हो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन सी हो जाता है. अगर असर्शन ट्रू हो, ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हो तो ऑप्शन डी हो जाता है. तो आपको चार ऑप्शन हमेशा मिलेंगे. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, द ऑप्शन ए. इफ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट द रीजन्स इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन द आंसर बी. इफ द असर्शन इज ट्रू रीजन्स इज फॉल्स, सी. इफ बोथ आर फॉल्स देन डी. ठीक है, अब आपके पास जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के हिसाब से हमको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं बता दे रहा हूँ. देखो, मेथिल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है. देखो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, इसको बोलते हैं एमआरएनए. तो ये प्योर नहीं होता है. ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको निकालना पड़ता है. जैसे इसमें कुछ एक्सॉन होते हैं, कुछ इंट्रॉन होते हैं, कुछ इंटरविनिंग सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन, और कुछ एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन. तो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस फंक्शनल सीक्वेंस होते हैं जिसको रिटेन करके रखना होता है, और जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिसको इंट्रॉन बोलते हैं उसको निकालना पड़ता है. तो ये एमआरएनए जो बनता है ना, इसमें प्योरीफिकेशन के बाद से नया वाला जो एमआरएनए बनेगा ये प्योर होगा. ठीक है, तो इसको सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स. तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है हेट्रोजीनस फॉर्म में होता है, मिक्सचर होता है, इसलिए ये नॉन फंक्शनल होता है. यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर नॉन फंक्शनल. ठीक है, प्रोकैरियोट में डायरेक्ट जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तुरंत ट्रांसलेशन हो जाता है, तो ये प्रोकैरियोटिक केस में नहीं होता है. यूकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है वो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए. ये एचएनआरएनए से जो इंट्रॉन वाला पार्ट है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग. तो आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू हमारे प्योर आरएनए बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट्स. ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट्स इज द प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट G-PPP, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इज अटैच्ड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA. ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, ठीक है, ये 5' एंड पे इसका अटैचमेंट होता है. तो ये सही है. कैपिंग में क्या होता है बेटा, कैपिंग पढ़े होगे तुम लोग, कैपिंग एंड टेलिंग. 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये 5' एंड पे होता है. तो HNRNA पे, ये HNRNA पे जो 5' एंड पे ये आपका 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट अटैच होता है, तो यहाँ से कैपिंग प्रोसेस ख़त्म होता है. ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है रीजन वाला भी सही है और असर्शन वाला भी सही है, दोनों सही है. ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के
एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है नॉन फंक्शनल होता है, ये एसर्शन में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल होता है, ये बता रहा है। बट रीजन में ये नहीं बता रहा है कि क्यों प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल होता है। अगर ये आरएनए स्प्लाइसिंग जैसी कुछ बात किया होता तो ये रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, बट रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नोट कर लीजिए। सेकंड पे आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग और वाले सेक्शन पे। और वाले सेक्शन में क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिजम्स विथ लीथल म्यूटेशन मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोट स्टेज। कह रहा है कि जो लीथल म्यूटेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, लीथल म्यूटेशन क्या होता है, ऐसे म्यूटेशन जिसकी वजह से किसी की डेथ हो सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग लीथल म्यूटेशन। ठीक है, तो बोल रहा है लीथल म्यूटेशन मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोटिक स्टेज। इसकी गारंटी नहीं होती कि जाइगोटिक स्टेज में डेवलप होंगे। कभी कभी कुछ म्यूटेशन जो है एडल्ट स्टेज में भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे डिजीजेज। ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया का कंडीशन हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही है, एसर्शन सही है। ऑल टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन आर लीथल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब भी म्यूटेशन होता है जरूरी नहीं कि वो लीथल ही हो, यानी कि जानलेवा हो। कुछ कुछ म्यूटेशन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, कुछ यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, कुछ का बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो म्यूटेशन के केस में क्या होता है, म्यूटेशन हमेशा लीथल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो, रीजन उसका गलत हो, तो ऑप्शन सी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आ गए एसर्शन रीजन पे। पॉइंट 2, एसर्शन रीजन क्या कह रहा है, ई कोली हैविंग PBr322 विथ DNA इंसर्ट एट बाम एच फर्स्ट साइट कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। कह रहा है कि जो एस्ट्रिचिया कोली होती है, अगर उसका कोई आर्टिफिशियल वेक्टर PBr322 है, उसको बाम एच फर्स्ट साइट से अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस पर टेट्रासाइक्लिन का असर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जानना है कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में कौन ग्रो कर पाएगा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होगा। इट मीन्स द प्लाज्मिड हैविंग टेट आर जीन्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि PBr322 अगर हम बाम एच फर्स्ट साइट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स हो सकता है लॉस हो जाए। तो स्टेटमेंट ये सही है। रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ बाम एच फर्स्ट इज प्रेजेंट इन टेट आर रीजन ऑफ PBr322। देखो, अभी आप जब PBr322 का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह है, हालांकि दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो PBr322 का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, यहाँ पे जिधर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होने चाहिए, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेट आर जीन्स, और यहाँ पे उसका रेस्ट्रिक्शन साइट होता है बाम एच फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, ध्यान देना है। यहाँ पे होता है इसका एम्प आर, और यहाँ पे PST फर्स्ट। तो बाम एच फर्स्ट और साल फर्स्ट, ये दोनों टेट्रासाइक्लिन साइट्स में होते हैं। तो कह रहा है अगर इधर से नया अगर जीन्स इंसर्ट कर रहे हैं तो ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स लॉस कर देगा, और ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एसर्शन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एसर्शन में कह रहा है कि ई कोली बैक्टीरिया हैविंग PBr322 विद DNA इंसर्ट एट बाम एच फर्स्ट साइट कैन नॉट ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ये बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या दिया, रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ बाम एच फर्स्ट इज प्रेजेंट इन टेट आर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि रिकॉग्निशन साइट जो है बाम एच फर्स्ट का किधर होता है, टेट आर साइट में होता है। PBr322 के केस में हमेशा ही होता है। सो एसर्शन सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। अनडाउटली ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनडाउटली इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कम्युनिटी विथ मोर स्टेबल इज मोर स्पीसीज, अ कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन दैट विथ लेस स्पीसीज। कह रहा है कि कोई कम्युनिटी है जिसमें ज़्यादा स्पीसीज होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, किसके कंपेयर में, ऐसी कम्युनिटी जिसके पास बहुत कम स्पीसीज हो। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस चैप्टर 15 का मैटर है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी के रूल के हिसाब से, बायोडाइवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग
ऐसी कम्युनिटी जिसमें स्पीसीज ज़्यादा हो वो स्टेबल मानी जाती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। ऐसी कम्युनिटीज़ में कम स्पीसीज हो वो लेस स्टेबल होती है, और ये मच स्टेबल होती है। पूरी बातें समझ में आई। रीजन क्या है? मोर द नंबर ऑफ स्पीसीज लेसर द वेरिएशन इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। तो इसका बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा स्पीसीज होने से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है। स्टेबल कम्युनिटी उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएशन कम हो। अगर ज़्यादा स्पीसीज है तो स्टेबल ज़रूर है, अगर उसमें ज़्यादा स्पीसीज भी है और वेरिएशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तब जाके वो स्टेबल है। अगर मान लो ज़्यादा स्पीसीज और वेरिएशन भी हो रहा है तो वो लेस स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, रीजन जो दिया हुआ है, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? मोर नंबर ऑफ स्पीसीज लेसर द वेरिएशन। यहाँ पे देखो, तुमको ओवरऑल सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करना है। स्टेबल स्पीसीज या स्टेबल कम्युनिटी उसे बोलते हैं जिसमें वेरिएशन कम हो, ठीक है। और ये स्टेबल स्पीसीज ये नहीं, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि स्पीसीज लेस है कि स्पीसीज ज़्यादा है। अगर सिर्फ स्पीसीज के बेस पे हम बात करें कि किसी कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीसीज है, किसी कम्युनिटी में कम स्पीसीज है, तो दोनों में से स्टेबल कम होगा। तो आंख बंद करके ऐसी कम्युनिटी जिसमें स्पीसीज ज़्यादा होते हैं उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसी कम्युनिटी जिसमें स्पीसीज कम होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, चैप्टर 15 में बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जानिए कि जो स्पीसीज के नंबर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कम्युनिटी कितना स्टेबल होगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है रीजन में क्या कह रहा है? मोर द नंबर ऑफ स्पीसीज लेसर द वेरिएशन। कह रहा है कि अगर स्पीसीज ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसमें वेरिएशन कम होगा तो उसमें टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर ये भी कम होगा। यही स्टेबिलिटी का मेन रीजन है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर रीजन जो दिया हुआ, असर्शन जो दिया हुआ है, रीजन उसका करेक्ट रीजन हो, ठीक है। असर्शन का करेक्ट रीजन अगर हो तो वो ऑप्शन ए होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, असर्शन का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ओफराइस वन पेटल्स ऑफ फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल बीज। कह रहा है कि ओफराइस, ठीक है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड को ओफराइस बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो होता है उसका एक पेटस बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई इंसेक्ट हो, और कैसा इंसेक्ट हो? जैसे कोई फीमेल बीज की तरह से दिखता हो, ठीक है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गड़बड़ है, क्योंकि दो स्पीसीज अगर क्लोजली रिलेटेड हो, दो स्पीसीज अगर आपस में मिलते जुलते हो, तो जो रिसोर्सेज होगा ना, सेम रिसोर्स पे डिपेंडेंट अगर हैं, ठीक है, तो वो साथ साथ कोई एग्जिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एज पर द गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मोर डोमिनेंट स्पीसीज गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम। यानी जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो सिस्टम से रिलीज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में आप बैठा के चलिए कि ज़्यादा जो डोमिनेंट होगा वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो गड़बड़ है, असर्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कुल मिलाकर के, ठीक है, हमने 4 डिफरेंट असर्शन रीजन को हमने पिकअप किया। देखो, ये असर्शन रीजन नंबर 4 था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो थे असर्शन रीजन नंबर 3 था, ठीक है। ये क्या था? असर्शन रीजन नंबर 2 थे, ठीक है। और ये असर्शन रीजन नंबर 1 था, इसका और सेक्शन था। आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, इसके आंसर को भी लिख लीजिएगा, और इसमें से कोई असर्शन रीजन आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन मैं फुल लेक्चर के साथ अवेलेबल कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।